हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर कोड है 822 CA। इस पेपर कोड का बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया गया है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। केवल इन 6 क्वेश्चन दिया है, इसमें केवल आपको 5 क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन दिया है, F तक दिया है, देख लीजिए ABCDE F तक दिया है और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो आइए इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा का A। यदि द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस हो एक का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का A सॉल्व। देखिए द्विघात बहुपद दिया है, इसको लिख लेते हैं p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 दिया है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि एक शून्यक यानी कि बहुपद का, चूंकि बहुपद का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है, तो जब एक शून्यक -3 है तो -3 का मान इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कि x बराबर -3 रखने पर, देखिए x बराबर -3 रखने पर, तो x बराबर -3 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे p-1 और x स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस p और x की जगह पर लिखेंगे -3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ये जब x बराबर -3 बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। p-1 और गुणे ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और प्लस ये इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 p प्लस 1 बराबर 0। 9 का इसमें गुणा कर देते हैं तो 9p - 9 और ये प्लस माइनस माइनस 3p प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। 9p में से 3p घटा देंगे तो 6p होगा, 6p और -9 और प्लस 1 -8 होगा बराबर 0। -8 को इधर करेंगे तो 6p बराबर माइनस ये उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। अब यहाँ पर p का मान निकालेंगे तो p बराबर 8 बटे में ये 6 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी p का मान आ गया 4/3। यही आंसर होगा। आइए दूसरा का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी दिया है कि p के किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल बताना है इसका। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे।
px प्लस py प्लस 8 बराबर 0 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए a1 का मान यहाँ पर कितना है, a1 बराबर 4 हो गया, b1 का मान कितना है तो p हो गया, और c1 का मान कितना है 8 हो गया। अब इसी तरह दूसरा जो समीकरण दिया है उसकी तुलना कर देंगे। 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर 2 हो गया, b2 बराबर 2 हो गया, c2 बराबर 2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला है, एक अद्वितीय हल है। तो एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक अद्वितीय हल के लिए या एक अद्वितीय हल होने का शर्त। तो एक अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटे में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे में b2, ये होता है। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 का मान रख देंगे। जब यहाँ पर मान रखेंगे तो a1 का मान रखेंगे तो a1 का मान कितना है, देखिए a1 का मान है 4, a2 का मान है 2, b1 का मान है p, b2 का मान है 2। तो इसमें मान रख देंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 4, a2 का मान 2 बराबर नहीं होना चाहिए, b1 का मान है p और b2 का मान है 2। यहाँ पर बात करें तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा लिख देते हैं p बराबर नहीं होना चाहिए 4, p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी मानों के लिए इसका हल अद्वितीय हल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये सी नंबर है। देखिए सवाल, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के y बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी y बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए वृत्त हो गया, वृत्त का ये केंद्र हो गया O। अब बिंदु P से मान लीजिए कि ये बिंदु P है, बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये हो गया और ये स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है, बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा गया है। इसको मान लेते हैं कि ये A है और ये B है। अब केंद्र से बिंदु P को मिलाने वाली रेखाखंड, ये अब सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और यहाँ से स्पर्श बिंदु पर रेखा खींच देते हैं, ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे दिया है
क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और बिंदु P एक, या लिख सकते हैं कि P एक वाह्य बिंदु है, वाह्य बिंदु, वाह्य बिंदु है। PA और PB बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण OPB या OPA बराबर होगा कोण OPB। ये सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ या उपपत्ति लिखेंगे। देखिए यहाँ पर OA लंब है, OA लंब है AP पर, वह OB लंब है BP पर या BP पर। ये क्यों है, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है या बनाती है। ये अब यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अब लिख देते हैं। देखिए त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में बात करें तो देखिए OP कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और या यहाँ से लिखें OAP
कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। अभी यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, तो 90 डिग्री हो गया। और लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज ओ ए पी बराबर सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ बी पी के सर्वांग सम हो गया। किस नियम से? तो राइट हाइपोटेनियस साइड नियम से। जब ये सर्वांग सम हो गया तब यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ पी ए बराबर होगा ओ पी बी की। क्यों? तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सी पी सी टी से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के सभी पार्ट बराबर होते हैं। तो ये प्रूव हो गया। देखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए, सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के y बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड। तो वृत्त एक बना लेंगे, लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र मान लेंगे O है, एक y बिंदु मान लेंगे P है। तो कहा है कि y बिंदु को वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड इसी y बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है और P एक y बिंदु है। P क्या है? एक y बिंदु है। PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब सिद्ध करना है कि कोण OPA बराबर होना चाहिए कोण OPB, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति में लिखेंगे कि OA लंब AP, यानी कि OA AP पर लंब है और OB AB पर लंब है, BP पर लंब है। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये 90 डिग्री का कोण हो गया तो ये त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में बात करें तो OP क्या है? उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तो भी OP आएगा और ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तब भी OP आएगा। तो OP दोनों में है, कॉमन हो गया, तो OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए OBP और बराबर होगा OAP। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर OA बराबर OB, OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है और हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं, तो OA बराबर OB। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के लगभग बराबर हो गया। जब बराबर हो गया किस नियम से? तो राइट हाइपोटेनियस साइड नियम से ये सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया तो बाई CPCT से लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी OPA बराबर OPB बाई CPCT से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए,
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ये हो गया ए बी सी, त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की बात किया है तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, अब मान लेते हैं कि ये त्रिभुज का एक भुजा ए बी हो गया, तो भुजा ए बी, भुजा के मध्य बिंदु यानी ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी मान लेते हैं ये मध्य बिंदु डी हो गया, तो मध्य बिंदु डी, भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी से, बिंदु डी से होकर, बिंदु डी से होकर, बिंदु डी से होकर बीसी के समांतर अन्य भुजा, यहां पर देखिए दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, तो बीसी मान लेते हैं, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर खींची गई रेखा डीई, इसको मान लेते हैं ई, बीसी के समांतर खींची गई रेखा डीई भुजा एसी को बिंदु ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। करती है। अब देखिए, और खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो बिंदु ई है एसी का मध्य बिंदु होगा। समद्विभाजित मतलब तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है मतलब मध्य बिंदु है, तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि ए ई बराबर सी ई, ए ई बराबर ई सी होगा या सी ई होगा, ये सिद्ध करना है। मध्य बिंदु मतलब इसका दूरी बराबर होना चाहिए, यही सिद्ध करना है। अब इसको प्रूव करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे और सिद्ध करेंगे इसको। चलिए देखिए, यहां पर दिया है कि जो डीई है, डीई जो रेखा है बीसी के समांतर है, तो यहां पर लिखेंगे दिया है डीई रेखा, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में
डी ई समांतर है, डी ई, देखिए डी ई समांतर है बीसी के, तो बीसी के समांतर है। जब डी ई बीसी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से यानी बीपीटी थ्योरम से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बट्टे में डी बी बट्टे में डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे में ई सी। किस नियम से? तो यहाँ पर लिख देंगे बी पी टी से, थेल्स प्रमेय से, यानी बीपीटी प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी अर्थात लिखेंगे या अर्थात ए डी बराबर होगा डी बी, ये होगा। अब ए डी के स्थान पर डी बी रख सकते हैं, तो इसमें रखेंगे तो ए डी की जगह पर रखेंगे डी बी बट्टे में डी बी हो जाएगा बराबर ए ई बट्टे में ई सी। डी बी से डी बी ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा एक बराबर हो गया ए ई बट्टे में ई सी बट्टे में ई सी होगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ई सी बराबर ए ई सी बराबर ए ई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, देखिए ई सी बराबर ए ई आ गया, ई सी इसके बराबर ये आ गया। इसका मतलब ये है कि बिंदु ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। यही प्रूफ करना था, इति सिद्धम। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ई। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन करना है और ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 6वां क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों को केवल इसमें से 5 क्वेश्चन ही करना है, एक को स्किप कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो इसको पहले सारणी बना लेंगे। अब ये f का मान होता है, ये किसका मान होता है? f का मान होता है, ये f होता है। और x का मान निकाल लेते हैं, मध्य पद या मध्य बिंदु x का मान निकाल लेते हैं। चलिए ये कहाँ से निकलेगा? तो इन दोनों के
योग में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 3 2 5 और 250 हो गया। 250 का आधा करेंगे, 250 का जब आधा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 यानी 125 आ जाएगा। अब 130 140, 130 और 140 270 होगा। 270 का जब आधा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 5 10, 35 हो गया 135। इसको जब जोड़ेंगे 140 150 तो ये हो जाएगा 290। 290 का आधा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, 2 5 10। इसको जब हल करेंगे 150 160 तो ये हो जाएगा 200 100 310 हो जाएगा। 310 में 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 5 10, 2 5 10, 155 हो जाएगा। और 160 170 तो 0 6 6 13 तो ये हो जाएगा 165। ये हो गया 165। अब इसको जब इसका योग निकालेंगे और इसमें अब गुणा करना होगा, इसमें गुणा करके लिख देते हैं। ये f गुणे x निकालना होगा। इसमें चाहे तो कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हैं। तो सीधा ही हम कर देते हैं। 125 में 2 से गुणा करेंगे तो 250 होगा। इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 8 3 24, 28, 2 8 2 10 हो गया। 12 का गुणा करेंगे तो 12 5 60, 6 हो गया, 12 चौक 48, 48 6 54, 5, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 5 17 हो गया। इसमें अब 20 से करेंगे तो ये 0 हो गया। 5 दूना के 10, 0, 5 दूना के 10 एक 11 और 2 एकम 2 और 2 1 3। 8 का इसमें करेंगे तो 8 5 40 और 48, 48 8 4 52, 8 5 13। ये हो गया। अब इसमें योग निकालते हैं और योग किसका किसका निकलता है, चलिए देखिए। इसका योग निकालेंगे और बारंबारता का योग निकालेंगे तो ये सिग्मा f होता है। इसको जब जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 और 20 30 हो गया। और ये 20 20 20 40 10 50 हो गया ये। अब इसका योग करेंगे तो ये 0 हो गया और ये 8 5 13, 13 4 17, 17 और 2 19 को 9 हासिल 1, 7 2 9, 9 1 10, 11 12 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 8 4 12 13 14, 14 19, हाँ 7 3 10, 10 दोबारा 1 13, 14 को 4 हासिल 1, 2 3 4 5 6 7 1 8। तो इसको जोड़ दिए तो ये हो गया सिग्मा f x का मान हो गया इतना। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 1 2 3 4 5 6 1 हासिल 7 तो ये 7 होगा। 7 4 9 0। अब माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर सिग्मा f x बट्टे में
सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 7490 बटे में 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको कटा देंगे तो 5 एक कम 5 और 2 बच गया, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 5 आठे 40। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का एफ। देखिए सॉल्व करेंगे इसको। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो काली हो। तो देखिए इसमें लाल गेंदों की संख्या कितना है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना है। तो लाल गेंद 3 है। काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितना है 5। काली गेंदों की संख्या 5। कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया, कुल गेंदों की संख्या तो 3 लाल और 5 काली, तो ये हो गया 8 हो गया। अब प्रायिकता किसका निकालना है। देखिए लाल होने की प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता निकालेंगे लाल होने की प्रायिकता। देखिए लाल होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो लाल गेंदों की संख्या ऊपर लिखेंगे, कुल लाल गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या कितना है 3, कुल गेंदों की संख्या कितना है 8, तो 8 लिखेंगे। यानी लाल होने की प्रायिकता जो है 3/8 है। ये एक आंसर होगा। काली होने की प्रायिकता तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, काली होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो काली गेंदों की संख्या लिखेंगे, काली गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या। काली गेंद 5 है तो 5 और कुल गेंद 8 है तो 8, यानी 5/8। ये हो गया आंसर। इस वीडियो में इतना ही। इस पेपर सेट का जो बचा हुआ सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सवालों को अगले वीडियो में हल करेंगे।